हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर्स यूके पे। फ्रेंड, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो पहले ही फ्रेंड सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं एक न्यू रोमांस स्टोरी जिसका की नाम है अनलकीली यूनियन विद अ कमिट्यूज बिलियनियर। स्टोरी की शुरुआत में हमें काली अंधेरी रात दिखाई जाती है जहां कई सारे गुंडों के कई सारे हाथ हमारी फीमेल लीड चार्लेट की तरफ आगे बढ़ते हैं और वो हंसते हुए डरावने वेव से कहते हैं उसके कपड़े फाड़ दो वरना हम उसकी दूसरी शख्सियत का खुलासा कैसे करेंगे। तभी हम हमारी फीमेल लीड चार्लेट को देखते हैं जिसकी आंख धीरे धीरे खुलती है और वो चौंकते हुए सभी तरफ देखते हुए कहती है क्या आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है और मैं आखिर कहाँ पर हूँ। और वो चिल्लाते हुए कहती है आप आखिर क्या कर रहे हो, मुझसे दूर हट जाओ। चार्लेट तो उन लोगों को देख के काफी ज्यादा डर जाती है और पीछे हटते हुए तभी उन लोगों का हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ता है और वो डरते हुए पीछे गिर जाती है। फिर हम वही चार्लेट को देखते हैं जो चारों तरफ से घिरी होती है उन गुंडों से और वो चिल्लाते हुए कहती हटो, मुझसे दूर हो जाओ, मेरे क्लोज मत आना। तभी ही चार्लेट के पास कोई एक पर्सन आते हुए कहती है चार्लेट, अगर तुम मुझे सीधी तरीके से तस्वीर लेने दो तो तुम्हारे लिए चीजें बहुत ही आसान हो जाएगी। फिर हमें सेकेंड फीमेल लीड के बारे में बताया जाता है जो असल में चार्लेट की सौतेली बहन होती है और उसका नाम लिंडेसी होता है। लिंडेसी तो चार्लेट को देख के केवल स्माइल हंसते हुए उसकी तरफ कैमरा पॉइंट करते हुए कहती ओह मुझे तुम्हारी कुछ नेकेड फोटो लेने दो, बस इतना ही। चार्लेट तो फिर गुस्से से अपने आप को कवर करते हुए कहती है लिंडेसी आखिर तुम मेरी बहन हो, तुम ये क्या कर रही हो। अगर तुम्हारी मॉम को तुम्हारे इस करतूत के बारे में पता चल जाएगा तो वो तुमसे बहुत ही ज्यादा निराश हो जाएगी। लिंडेसी तो फिर हंसते हुए एटीट्यूड से कहती है क्या मेरी मॉम, खैर चलो मैं तुम्हें इस बारे में बता ही दूं। क्या तुम जानती हो चार्लेट, ये सब मेरी मॉम का ही आइडिया है और तुम्हारे डिनर में ही वो ड्रग मेरी मॉम ने ही मिलाया था। एक बार जब हमारे पास तुम्हारी निकट तस्वीर आ जाए तो तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा कि उस जिंदा लाश के साथ तुम्हें उससे मैरिज करनी होगी ताकि तुम मुझे ऐसा करने की जरूरत ही ना पड़े, ताकि मुझे उस जिंदा लाश से शादी ना करना पड़े। और अगर मुझे पता होता कि लैंगशन ग्रुप का हेड उसका तो कार क्रैश में उसका एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से अब तो एक वो वेजिटेबल की तरह बन गया है, एक जिंदा लाश, और मैं उसके साथ तो कभी भी अरेंज मैरिज के लिए एग्री नहीं होंगी और मैं अपनी बाकी की सारी जिंदगी किसी ऐसे मरीज के साथ बंधन में बने रहूं और मैं उसके साथ रहने से इनकार करती हूँ जो कोमा में है। लिंडेसी की ये सारी बात सुन के तो चार्लेट हैरान होते हुए कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लिंडेसी तो चार्लेट का ऐसा फेस देख के उसे और भी ज्यादा हंसी आने लगती है और वह एक इविल स्माइल के साथ कहती है चार्लेट क्या तुम सचमुच सोचती हो कि मॉम सच में तुम्हारी परवाह करती थी, वो तो सिर्फ तुम्हारा यूज कर रही थी, तुम सच में एकदम यूजलेस हो, तुम एक नंबर की मूर्ख हो और मेरी मॉम तुम्हें हमेशा से ही यूज करती आ रही हो, तुम सच में बहुत ही बड़ी इडियट हो। और जहाँ तक कंपनी के शेयर का सवाल है तो आपकी मॉम ने आपको छोड़ने से पहले ही पिताजी के नाम पे कर दिया था और डैड ने पहले ही मेरे नाम पर सारी प्रॉपर्टी को कर दिया है और अब कंपनी के शेयर वो सब मेरे हाथों में है, अब वो सब मेरे हो चुके हैं। लिंडेसी की सारी बात सुन के तो चार्लेट और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है तुम दोनों इतने क्रूल कैसे हो सकते हो, मैंने तो तुम्हारे साथ एक फैमिली जैसा बर्ताव किया था और तुम मेरे ही साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। लिंडेसी चार्लेट तो इस सारी बातें कह के काफी ज्यादा टूट जाती है और वो चिल्लाते हुए कहती है लिंडेसी मैंने ही तुम्हें बिगाड़ा है, तुम्हारी रक्षा की है और तुमसे एक अच्छी बहन की तरह व्यवहार किया है और तुमसे प्यार किया है और फिर भी तुम मुझे इस तरह बर्बाद कर दोगी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी जगह मैंने उस आदमी से शादी करने के लिए इनकार कर दिया था। लिंडेसी तो हंसते हुए उसके सामने कैमरा ले आती है और हंसते हुए कहती है ओ मैं जानती हूँ कि तुम कितनी ज्यादा नरम दिल हो और तुमने हमेशा मेरी मॉम को अपनी मॉम की तरह ही ट्रीट किया है और अपना ही माना है। और तो ये जाहिर सी बात है अगर वो थोड़ा सी बीमार होने का नाटक करती और वो तुमसे कहती कि मेरी जगह तुम उस आदमी से शादी कर लो तो तुम इसके लिए फौरन मान भी जाती, लेकिन अगर तुमने उस पावरफुल लू फैमिली में मैरिज कर लिया होता तो तुम हमारे कंट्रोल से बाहर
हो जाती और मैं तुमको एक आज्ञाकारी बने रहने के लिए तुम्हारे पास यही एक रास्ता है। और मैं भी इसे कंफर्म करना चाहती थी कि तुम अंदर से कितनी ज्यादा हार्ट ब्रोकिंग हो। और हाँ, ये भी एक चीज है कि मैं कंफर्म करना चाहती थी कि तुम कभी भी हमारे खिलाफ आवाज ना उठा सको। और फिर जो कुछ भी तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए छोड़ा है वो सब कुछ सही मायने में मेरा हो जाए। फिर हम चार्लेट को देखते हैं जो विंडो के पास खड़ी होती है। तभी लिंडेसी कहती है उसे उस विंडो के पास से जल्दी दूर करो। और ये 25 फ्लोर है, कोई रास्ता नहीं कि वो यहाँ से कूद जाएगी, तो जाओ जल्दी करो, उसे पकड़ो। और वो गुंडे भी चार्लेट की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। तभी एक गुंडा आगे बढ़ता है और चार्लेट का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से हमारी चार्लेट भी फ्लोर पे गिर जाती है। लिंडेसी तो चार्लेट को देख के और भी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए उन गुंडों से कहती है, आज रात उसके साथ जितना चाहे मजा कर लो लड़कों, बस उसे मौत तलक मत मारना, उसे बहुत ही ज्यादा घायल मत करना। ये बात सुन के तो सारे गुंडे हंसते हुए कहते हैं, ओ इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू लिंडेसी। फिर तो उन गुंडों का बॉस आगे बढ़ते हुए चार्लेट का हाथ पकड़ लेता है और उसे एक काफी भेड़िया वाली नजर से देखते हुए कहता है, चलो कम ऑन चार्लेट, चलो थोड़ा मजा करे। चार्लेट तो काफी ज्यादा डर जाती है और पीछे हटते हुए कहती है, मुझसे दूर हो जाओ। तभी अचानक से चार्लेट के सिर में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और वो काफी ज्यादा हाफते हुए कहती है, मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है, आखिर क्या हो रहा है मुझे। हम चार्लेट को देखते हैं जो पसीने से लथपथ हो जाती है और उसे ड्रग्स का असर शुरू हो जाता है। तभी लिंडेसी कहती है, ओ मैंने तुम्हारे बाउल में सेक्स ड्रग्स मिला दिया है। लिंडेसी भी कैमरा निकाल के तैयार हो जाती है और एक इविल स्माइल के साथ हंसते हुए कहती है, चार्लेट क्या तुम जानती हो तुम्हारी ये बॉडी है जो लोगों द्वारा टच करने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित है, और तुम जानती हो किसी मैन के टच करने से जो फील होता है इस ड्रग से उसका 10 गुना फील होता है। ओह, ऐसा लगता है कि इसका असर दिखने लगा है और बहुत ही जल्द तुम्हारी बॉडी के ऊपर से तुम्हारा सारा कंट्रोल हट जाएगा और तुम्हारा शरीर एक जानवर की तरह तड़पना शुरू कर देगा। वहीं हम चार्लेट को देखते हैं जो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ देख रही होती है। तभी लिंडेसी इसके सामने आके खड़ी हो जाती है, कहती है, चार्लेट ज्यादा स्ट्रगल करना बंद करो, यहाँ पूरे मेरे लोग हैं और यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब मेरी बात सुनते हैं और तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है चार्लेट, तो सीधे मान जाओ। चार्लेट तो लिंडेसी की एक भी बात नहीं सुनती है और वो विंडो पे चढ़ जाती है। तभी लिंडेसी उसे देखते हुए कहती है, तुम सब इधर उधर क्या देख रहे हो, उसे जाके पकड़ो, अभी मुझे इसकी बिल्कुल भी केयर नहीं कि उसे चोट लगे, बस उसे किनारे से दूर करो। चार्लेट तो तभी वहीं से कूदते हुए गुस्से से कहती है, लिंडेसी सू, मैं तुम्हें अपनी ग्रेव से तुम्हें परेशान कर दूंगी, मैं अपना रिवेंज जरूर लूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और वो खिड़की से कूद जाती है। चार्लेट भी गिरते हुए अपने मन में सोचती, क्या मैं यहीं तलक जी सकती थी, क्या मेरा यहीं एंड होने वाला है। और वहीं चार्लेट को गिरता देख लिंडेसी और वो गुंडे भी विंडो की तरफ से नीचे देखते हुए कहते, क्या, ओ शिट, वो तो सचमुच कूद गई। फिर सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां बाहर काफी ज्यादा बारिश हो रही होती है। तभी चार्लेट को अचानक से 3 जन की बातचीत की आवाज सुनाई देती है और वो अपने मन ही मन कहती है, अरे अचानक से मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है मेरे गालों में। चार्लेट अपने गालों को छूते हुए कहती है, ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी अभी मेरे गालों पे किसी ने थप्पड़ मारा है। तभी ही चार्लेट के डैड उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, चार्लेट क्या तुम अपनी बहन की जगह उस लू फैमिली के उत्तराधि से शादी करोगी? और वो आदमी तो एक जिंदा लाश की तरह है। क्या तुम अपनी बहन को जीवन भर एक ऐसे आदमी के साथ देखना चाहती हो जो एक सब्जी गाजर की तरह पड़ा होता है? आखिर तुम अपनी बहन को ऐसे रिश्ते में कैसे बंधा देख सकती हो? और चार्लेट तुम बड़ी बहन हो और आपको भी वैसा व्यवहार करना चाहिए, तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो? और तुम सच में कितनी ज्यादा डिस्गस्टिंग हो। वही हम चार्लेट को देखते हैं जो अपने गालों को छूते हुए हैरानी से कहती है, लेकिन मैं तो मर गई थी, क्या मैं नहीं मरी? चार्लेट तो फिर अपने हाथों को देखते हुए और अपने मन ही मन कहती है, ये सारी बातें तो उस टाइम से बिल्कुल मैच करती है जैसा कि मुझे कुछ टाइम पहले ही मजबूर किया गया था। ये सारी बातें तो 3 घंटे पहले की है। चार्लेट को इस पे बिलीव ही नहीं होता है और वो अपने हाथों पे पिंच करते हुए अपने मन में कहती है, ये तो उस समय की बात है जब डैड ने मुझसे ये मांग की थी कि मैं लू फैमिली में उसके उत्तराधि से मैरिज करूं।
जो कि इस समय कोमा में है, ताकि लिंडेसी को ऐसा ना करना पड़े। और जब मैंने शादी के लिए इनकार किया और मैंने अपनी हिचकिचाहट दिखाई तो मेरी सौतेली माँ ने उसने तो उसका साथ दिया और फिर से उसने मुझे मारा, ठीक वैसे ही जैसे अभी हुआ। ओह, ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। क्या मेरा रीबॉर्न हुआ है? चार्लेट तो फिर अपने पैरों के बल उठने के लिए खड़े होती है और अपने मन में कहती है, मेरा तो रीबॉर्न उसी टाइम हुआ है जब मुझे नशा देने से 3 घंटे पहले ये सारी चीजें पहले जैसी हो रही है। क्या सच में मुझे अपना बदला लेने के लिए मुझे रीबॉर्न किया गया है? क्या सच में मैं अपना रिवेंज इन सभी से ले सकती हूँ? चार्लेट अपने मन की सारी बातों को समझ जाती है और अपनी फैमिली को देख के गुस्से से अपने मन ही मन प्रॉमिस करती है, लिंडेसी, सू और इंगित लिन, जो तुम लोगों ने मेरे साथ विश्वासघात किया है उसका मैं तुम्हारे साथ सारा पिछला जीवन का सारा बदला लूंगी। और तुमने मुझे जितना टॉर्चर किया है मेरे पिछली लाइफ में, इस लाइफ में मैं तुमसे उसका 1000 गुना बदला लूंगी लिंडेसी। तभी ही चार्लेट के डैड उसे चिल्लाते हुए कहते हैं, चार्लेट, अगर कल तुम लिंडेसी की जगह लेने से तुमने इनकार किया तो तुम जान लेना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तभी लिंडेसी की मॉम अपने हस्बैंड को कहती है, ओ डार्लिंग, प्लीज शांत हो जाइए, उसके साथ इतना क्रूर मत बनो। चार्लेट भले ही थोड़ी सी जिद्दी है लेकिन वो अभी भी आपकी बेटी है, वो सुनेगी आपकी सारी बात। और चार्लेट ने उसने तो मुझे कभी अपनी सौतेली माँ माना ही नहीं है, वो तो मुझे अपनी ही माँ की तरह देखती है, वो लिंडेसी के लिए ये छोटा सी काम नहीं करेगी। तभी चार्लेट कोल्ड आवाज में उन सभी से कहती है, ठीक है, मैं उससे मैरिड करूंगी। वहीं हम तीनों जन को देखते हैं जो चार्लेट की बात सुन के तो हैरानी से उसे ही देखने लगते हैं। तभी चार्लेट अपने मन में कहती है, मेरे फैमिली से मुक्ति पाने का यही एक रास्ता है, लू फैमिली के उत्तराधि से शादी करना है मुझे। चार्लेट की बात सुन के तो लिंडेसी फौरन अपनी मॉम के पास जाते हुए कहती है, मॉम, आखिर वो फाइनली मान गई। लिंडेसी की मॉम भी चार्लेट को देख के अपनी मनी मनी इवल स्माइल के साथ कहती है, ओह, वो सचमुच बेवकूफ है, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि वो मेरी सोच से भी ज्यादा तेजी से हार मान लेगी। तभी चार्लेट बोली, डैड, मैं विंसेंट लू से तभी ही शादी करूंगी, लेकिन केवल तभी ही जब आप मुझे कंपनी के 60% शेयर दहेज के रूप में देंगे। चार्लेट की ये बात सुन के तो उसकी सौतेली माँ हैरान होते हुए कहती है, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? फिर तो मौके पे चौका मारते हुए लिंडेसी भी आगे बढ़ते हुए कहती है, आखिर तुम अपने आप को क्या समझती हो? क्या तुम ऐसी मांग करने की अपनी पोजीशन को देखती हो? आखिर तुम किस पोजीशन पे हो? तभी ही मॉम बोली, लिंडेसी, शांत हो जाओ, आज वो थोड़ी अजीब लग रही है। फिर तो चार्लेट भी हंसते हुए कहती है, डैड, मैं तो ये सब हमारी फैमिली के खातिर कर रही हूँ। हालांकि ये सच है कि लू फैमिली का वारिस वो कोमा में है, लेकिन उसकी मॉम के बारे में मत भूलना डैड, सारी असली पावर तो उसके पास है। और डैड, लू फैमिली सिर्फ रिच ही नहीं है, वो काफी ज्यादा पावरफुल भी है। इस चीज का हमें फायदा उठाना चाहिए और उनके साथ हमें एक अलायंस बनाना चाहिए। फिर तो तभी ही लिंडेसी तिल मिलाते हुए कहती है, चार्लेट। तभी इसके डैड कहते हैं, ठीक है, ये कंपनी के सिर्फ 60% शेयर है। लिंडेसी बोली, लेकिन डैड, मैं इसकी परमिशन बिल्कुल नहीं दूंगी। तभी इसकी मॉम उसके कान में फुसफुसाते हुए कहती है, इतना ही काफी है, शांत हो जाओ लिंडेसी। और चार्लेट, इसका एक आसान तरीका है, एक बार जब कंपनी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं बस उससे मीठी मीठी बातें करूंगी और उसको शेयर को ट्रांसफर करने के लिए करूंगी, तो वो खुशी खुशी मान जाएगी इसके लिए, और मैं उसे थोड़ा बहुत मनाऊंगी और आखिरकार उसकी मॉम की कंपनी भी तुम्हारी हो जाएगी। लिंडेसी, तो इस वक्त शांत हो जाओ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है, लेकिन आपके डैड अभी भी गुस्से में है, इसीलिए अपने डैड को अपनी अच्छी साइड दिखाओ। लिंडेसी भी अपने गुस्से को शांत करते हुए चार्लेट को देख के अपने मन ही मन गुस्से से कहती है, अपनी छोटी सी जीत का जब तक चाहे मजा ले लो चार्लेट, तुमने गलत इंसान से उसकी चीज चुरा ली, और जब तक मैं तुम्हारे साथ काम पूरा करूंगी तब तक तुम चाहोगी कि तुम मर जाओ। लिंडेसी तो फिर अपनी गुड साइड दिखाते हुए आगे बढ़ जाती है, ओह, थैंक यू तुम्हारा कि तुमने मेरी मदद की चार्लेट, इसके लिए तुम्हारा थैंक यू। और चार्लेट, तुम हमेशा मेरी फेवरेट बहन रहोगी। और ये बात सुन के तो हमारी चार्लेट लिंडेसी को एक चाटा जड़ देती है। हमारी चार्लेट फिर उसे दोबारा एक चाटा जड़ देती है और लिंडेसी तो इस बात से शॉक हो जाती है और अपने मन में गुस्से से कहती, क्या उस कुतिया ने मुझे मारा? फिर तो लिंडेसी को आके उसकी मॉम संभालते हुए कहती है, चार्लेट, क्या तुम्हारा दिमाग फिर
गया है और लिंडेसी को थप्पड़ मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चार्लेट। और उसके डैड के सामने तो लिंडेसी भी एकदम इनोसेंट बन जाती है। तभी चार्लेट के डैड चार्लेट को आके मारने के लिए बढ़ते हैं और चार्लेट भी उन्हें डॉज कर लेती है। उसके डैड चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम एक दुष्ट लड़की हो, तुम्हें क्या हो गया है और तुम उसे इस तरह पीटने के बाद खुद को उसकी बड़ी बहन कैसे कह सकती हो, और आप अभी भी परिणाम का सम्मान नहीं करती हो, तुम इससे सब चीज से इनकार करती हो चार्लेट। चार्लेट भी चिल्लाते हुए कहती है, डैड उसने ही इस अरेंज मैरिज की शुरुआत की है, अगर वो सच में मुझे अपनी बड़ी बहन समझती तो वो कभी भी मुझे इस शादी में अपनी जगह लेने के लिए मजबूर नहीं करती। चार्लेट तो फिर लिंडेसी को देख के हंसते हुए कहती है, और डैड इसके अलावा अगर लिंडेसी को अपनी फैमिली का सम्मान होता, आपका सम्मान होता, तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं करती। तो वो आपकी अनुमति के बिना लू फैमिली के वारिस के साथ कभी सगाई नहीं करती। लिंडेसी तो फिर अपना बचाव करते हुए कहती है, डैड उसकी बात मत सुने डैड, मैंने तो सिर्फ अपनी कंपनी को इस प्रॉब्लम से बचाने के लिए ऐसा किया था। ये सुन के तो चार्लेट हंसते हुए अपने सर को पकड़ते हुए कहती, क्या मजाक है, अगर तुम वहाँ जाकर किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं पड़ती तो क्या कंपनी इस समय प्रॉब्लम में होती। और हाँ, डैड ने तो तुम्हारी एंगेजमेंट उस रोमन लीव से करवाने के लिए हर तरह का तरीका अपनाया, क्योंकि जब तुम छोटी थी तो तुम उसे पसंद करती थी, लेकिन फिर जब तुम बड़ी हो गई हो तो तुम्हें कोई और मिल गया है जो तुम्हें ज्यादा पसंद आ गया है। और तुमने तो रोमन को बेरहमी से छोड़ने के लिए जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई, तुमने उसे छोड़ दिया। और ये उसी की वजह से है कि लू फैमिली ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया, और यही वजह है कि हमारी कंपनी वो प्रॉब्लम में आ गई है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ना सिर्फ तुमने रोमन और उसकी फैमिली से माफ़ी भी नहीं मांगी, बल्कि तुमने खुद को अमीर बनाने के लिए एक खतरनाक प्लान बनाया, और तुम तो हमारे पीठ पीछे चली गई और वेनिस के साथ एंगेजमेंट कर ली, क्योंकि उसको पता था कि उसकी फैमिली उसके लिए एक वाइफ को तलाश कर रही है। वहीं हम चार्लेट के डैड को देखते हैं, जो ये सारी बातें सुनकर उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी चार्लेट आगे बताती है, लेकिन अब जब आपको पता चल गया है कि लू फैमिली का एक लौता बेटा विंसेंट वो कोमा में है और अब शायद से वो कभी ना उठे, तो आपने डैड से कहा कि वो मुझे उसके साथ शादी करने के लिए मजबूर करे, है ना लिंडेसी। अगर आपने पहले ही धोखा नहीं दिया होता तो ये सब कुछ नहीं होता लिंडेसी। ऐसा ये साबित होता है कि आपके मन में डैड के लिए बिल्कुल भी सम्मान नहीं है। और ये सारी लिंडेसी की बात सुन के तो उसके डैड को इतना गुस्सा आता है कि वो अपनी मुट्ठी को गुस्से से क्लिंच करते हैं। तभी लिंडेसी चिल्लाते हुए कहती है, चार्लेट तुम कुतिया, मुझे कभी नहीं पता था कि तुम्हारा मुंह इतना गंदा है। अभी डैड गुस्से में आगे बढ़ते हैं और लिंडेसी को एक थप्पड़ जड़ देते हैं, जिसकी वजह से लिंडेसी जमीन पे जाके गिर जाती है धड़ाम से। डैड तो फिर से चिल्लाते हुए कहते हैं, यहाँ से चले जाओ, अपनी गलतियों पे पछतावा करो और उसे मानो कि तुमने ये सब क्या गलतियाँ की है, चले जाओ मेरी नजरों से दूर। लिंडेसी तो उठ के बैठ जाती है और अपने गालों को छूते हुए कहती है, डैड आपने मुझे मारा। फिर लिंडेसी की मॉम उसे आके संभालती है और कहती है, चुप हो जाओ मेरी बेटी, अब ऐसा मत करो, जबकि अब तुम्हारे डैड काफी ज्यादा गुस्से में है और बाद में हमारे पास चार्लेट से बदला लेने के लिए बहुत सारे मौके होंगे। लिंडेसी की मॉम फिर से ले जाने लगती है। तभी लिंडेसी पीछे मुड़ के चार्लेट को देखते हुए अपने मन में कहती है, तुम मर चुकी हो चार्लेट, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पे मजबूर कर दूंगी। चार्लेट भी उन दोनों को जाता हुआ देख अपने मन ही मन कहती है, ये तो बस शुरुआत थी लिंडेसी और इंगेंड, मैं वो सब कुछ वापस ले लूंगी जो मेरा था। फिर सीन चेंज होता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, लू फैमिली का मेंशन, जिसके सामने हमारी चार्लेट आ चुकी होती है कार में। चार्लेट तभी कार से उतरती है और उसे पिकअप करने के लिए लू फैमिली का मैनेजर आया होता है और वो कहता है, प्लीज हमें वेडिंग सेलिब्रेशन ना करने के लिए हम माफी चाहते हैं मिस चार्लेट, और मास्टर विंसेंट की तबीयत थोड़ी नाजुक है तो इसलिए भी हम आपसे माफी चाहते हैं। चार्लेट भी हंसते हुए कहती है, अरे ठीक है, आपको इतनी अपॉलॉजी मांगने की जरूरत नहीं है, चलो हम चले। मैनेजर भी चार्लेट को मेंशन के अंदर ले आता है और वो ले जाता है सीधा अपनी मैडम के पास और वो कहता है, मिसिस चार्लेट आ गई है मैडम। और हम उस लेडी को देखते हैं जो हमारे मेन लीड विंसेंट की मॉम होती है।
और वो चार्लेट को काफ़ी ध्यान से देख रही होती है और चार्लेट भी उन्हें देख के खुश होते हुए कहती है, हेलो, आप कैसी है? विंसेंट की मॉम तो फिर अपनी जगह से उठते हुए कहती है, ओ मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे डैड ने अपनी पसंदीदा बेटी की जगह तुम्हें भेजने का फैसला किया है। फिर भी तुम भी कुंवारी हो, इसलिए मुझे लगता है कि आप भी ऐसा करेंगी। मेरे पीछे आ जाओ। और चार्लेट भी उनके पीछे आने लगती है। तभी विस्टन की मॉम उसे ऊपर ले जाते हुए कहती है, अब जब तुम दोनों ऑफिशियली वेडिंग कर चुके हो तो तुम अब वेनिस की वाइफ हो, तो चलो मेरे साथ उसके रूम में। वो दोनों फिर रूम के पास आ जाते हैं। वेनिस की मॉम दरवाजा खोलते हुए कहती है, ये है वेनिस का रूम। वहीं हम चार्लेट को देखते हैं जो वेनिस को देख के तो उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं और उसे घूरने लगती है और अपने मन ही मन कहती है, तो क्या ये लू फैमिली का एक वारिस है जो कार क्रैश के एक्सीडेंट में पिछले 2 सालों से कोमा में है। ओह वाह, वो तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। वो तो किसी भी सेलिब्रिटी से ज़्यादा अट्रैक्टिव है। सच में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है वो। तभी वेनिस की मॉम चार्लेट को उसके पास लाते हुए कहती है, चार्लेट, अब से उसकी ज़रूरतों का ख्याल तुम रखोगी और आपके साथ एक प्रोफेशनल रहेगा जो आपको सिखाएगा कि इसे कैसे करना है। और विस्टन 2 सालों से इसी हालत में है। उसे अपनी मांसपेशियों को मालिश करवाने की ज़रूरत है ताकि उसका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहे और उसकी हेल्थ भी हमेशा ठीक रहे। तो तुम इसका बिल्कुल सही से ध्यान रखना चार्लेट। चार्लेट भी वेनिस को पैर को देखते हुए अपने मन में कहती है, ये तो हैरानी की बात है। आमतौर पर जो कोई भी 2 साल तक बिस्तर पे पड़ा रहता है उसकी मांसपेशियों में कुछ तो प्रॉब्लम होती है, फिर भी वो बहुत ही अच्छी हालत में दिख रहे हैं। आई एम सॉरी फ्रेंड, मैं हमारे मेन लीड का नाम विंसेंट है, मैंने इसका नेक्स्ट चैप्टर में वेनिस कह दिया था, तो आई एम सॉरी। वहीं हम विंसेंट की मॉम को देखते हैं जो चार्लेट को गोल्डन कार्ड देते हुए कहती है, चार्लेट, मैं विंसेंट की ओर से तुम्हें हर महीने $20,000 जेब खर्च के लिए दूंगी। मुझे उम्मीद है कि तुम इसे अच्छी तरीके से इसका ख्याल रखोगी। चार्लेट भी उस गोल्डन कार्ड को ले लेती है और हैरानी से अपने मन में कहती है, क्या $20,000? और वो आगे अपने मन में कहती, ये तो मेरे महीने की तनख्वाह से कई ज़्यादा है, लेकिन अगर मुझे मेरी मॉम की प्रॉपर्टी में से जो कुछ बचा है उसे अपना मनाना है तो मुझे बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होगी। चार्लेट तो अपने सपनों से बाहर आते हुए स्माइल करते हुए कहती है, ओह थैंक यू, आप चिंता मत करो, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं विंसेंट के लिए एक अच्छी वाइफ बनने के लिए पूरी कोशिश करूँगी। और आखिरकार मैं उससे मैरिज करने के लिए सहमत हुई थी। चार्लेट की बातें सुन के तो विंसेंट की मॉम उसे हैरानी से देखने लगती है। चार्लेट तभी अपने मन ही मन कहती है, जरूर, इतना अच्छा चांस पाने के बाद कम से कम मैं ये तो कर ही सकती हूँ। विंसेंट की मॉम स्माइल करते हुए कहती है, ओह ये तो कहना आसान है लेकिन करना काफी ज्यादा मुश्किल। ये तो वक्त ही बताएगा कि तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। और हालांकि पैसे के बारे में अपनी राय जरूर बताना अगर तुम्हें और चाहिए तो। और वैसे ये उन सभी पाखंडियों की बातों से सुनने से तो बेहतर है। और हाँ सुनो, एक और बात, मुझे आशा है कि तुम विंसेंट के साथ एक बच्चे को जन्म देने के लिए सक्षम होगी और मैं तुम्हें एक बच्चे के बदले तुम्हें $1 मिलियन दूंगी। और ये सुन के तो चार्लेट हैरान हो जाती है, शर्माते हुए कहती, क्या एक बच्चा? चार्लेट हमारी नादान शर्माते हुए विंसेंट की तरफ देखते हुए कहती है, लेकिन वो तो कोमा में है। तभी विंसेंट की मॉम उसके पास जाते हुए इसके ब्लैंकेट को ठीक करते हुए कहती है, ओह तुम शांत रहो, मैं तुम पर किसी भी तरीके का दबाव नहीं डाल रही हूँ। चार्लेट, विंसेंट भले ही पिछले 2 सालों से कोमा में है लेकिन उसकी बॉडी वो नॉर्मली लोगों की तरह ही काम करती है और वो बच्चे पैदा करने के लिए भी सक्षम है। विंसेंट की मॉम चार्लेट के पास आ जाती है और कहती है, तुम शायद से हमारी फैमिली के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती हो, आखिरकार हमने मूल रूप से सब कुछ गुप्त रखा है। और विंसेंट के 2 छोटे भाई बहन है, एक बहन और एक भाई, लेकिन कोई कारण की वजह से जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनके लिए शादी करना वो मुश्किल हो जाएगा। फिर तो वो विंसेंट को देखते हुए कहती है, खैर मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द ही अपने ग्रैंडसन को देख पाऊंगी। जब तक विंसेंट की बॉडी नॉर्मल लोगों की तरह काम कर रही है तब तक तुम दोनों को कुछ बच्चा पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए और कौन जानता है कि फ्यूचर में इसमें कोई बदलाव आएगा या नहीं।
तभी ही अचानक से विंसेंट की मॉम चार्लेट को घूरते हुए कहती है, क्या तुम्हें बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड नहीं है? ना ही तुम्हारे पास कोई है, ना ही तुम्हारा कोई साथ देता है, लेकिन मुझे अपनी दूसरे की वाइफों की तरह ऊपर होने की जरूरत नहीं है। और जब तक कि तुम विंसेंट के बच्चे को जन्म देने में सक्षम हो, मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें किसी भी नुकसान से बचाऊंगी। हालांकि अगर तुम्हारे मन में कोई भी गलत इरादा है तो तुम समझ लेना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तभी हमारी चार्लेट एक जेंटल स्माइल के साथ कहती है, आप चिंता मत करो, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं विंसेंट के लिए एक अच्छी वाइफ बनूंगी। और इसके अलावा न सिर्फ हमारा बच्चा इस फैमिली को दोबारा बिजनेस में आगे ले जाएगा और आप उनका बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल भी रखेगी, इसलिए मुझे पता है कि हम अच्छे हाथों में हैं। और इन सब के अलावा मुझे हर महीने एक अच्छा इनाम भी मिलता है, तो ये मेरे लिए बिल्कुल भी बुरा इंतजाम नहीं है, ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। वहीं हम चार्लेट की अंदर आत्मा को देखते हैं, जो इस सारी बातों को सोच के काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने मन में खुद से ही कहती है, कोई शादीशुदा महिलाओं को अपने बच्चों के परिवार के साथ साथ काम भी करना पड़ता है और साथ ही में उन्हें अपने ससुराल वालों को जेब खर्च भी देना पड़ता है। ये तो और भी बुरी बात है, अगर किसी का हस्बैंड उसका स्वभाव एकदम खराब हो तो अपनी वाइफ के साथ दुर्व्यवहार करता है या तो फिर उसका किसी से प्रेम संबंध होता है। मैं तो इन सभी मामले से काफी ज्यादा दूर हूँ और मैं तो अपने मामले में काफी ज्यादा फायदेमंद हूँ। चार्लेट तो अपने मन से बाहर निकल के आती है, तभी विंस्टन की मॉम जाते हुए कहती है, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम एक स्वीट पर्सन हो, उम्मीद करती हूँ कि तुमने जो कुछ भी कहा तुम उस पर अमल करोगी। विंस्टन की मॉम फिर वहाँ से जाते हुए कहती, हेनरी प्लीज चार्लेट को सिखाओ कि विंस्टन की देखभाल कैसे करे। जी मैम, मैं समझ गया। और वहीं चार्लेट भी अपनी तारीफ सुन के खुश हो जाती है। हेनरी चार्लेट के पास आते हुए कहता है, मिसिस चार्लेट अब मास्टर विंसेंट को निलाने का समय हो गया है। चार्लेट भी ये बात सुन के एकदम जोश में आ जाती है और विंसेंट के पास आते हुए कहती है, हाँ हेनरी मैं कर रही हूँ। फिर तो हमारी चार्लेट विंसेंट को उठाने के लिए अपने हाथों को कसती है और ये देख के तो हेनरी हैरान हो जाता है और उनके पास आते हुए कहता है, आपको मुझे ऐसा करने देना चाहिए और मुझे नहीं लगता है कि आप उसे उठा पाएंगे, आपको तो सिर्फ उनके फेस को ड्राई करना है मिस चार्लेट। चार्लेट तो हेनरी की एक बात नहीं सुनती है और विंसेंट के पास जाती है और उसे उठाते हुए कहती, ओ ये सब ठीक है, मैं ये कर सकती हूँ, उसे ले जाना ये मेरे लिए बहुत ही आसान होगा। हेनरी तो चार्लेट को वापस रोकते हुए कहता है, मिसिस चार्लेट मुझे सच में नहीं लगता है कि आप उन्हें उठा सकती है, आखिरकार मास्टर विंसेंट 189 सेंटीमीटर लंबे है। लेकिन हमारी चार्लेट वो तो एक बात नहीं सुनती है और विंसेंट को कैरी कर लेती है और ये देख के हेनरी भी हैरान होते हुए कहता है, ओह वाह आप तो सचमुच बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। चार्लेट तभी हेनरी को बताती है, मैं अपनी जॉब पर कार्गो को माल देने का काम करती थी, इसलिए जितना मैं दिखती हूँ उससे मैं कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। चार्लेट भी फिर अपना काम करना स्टार्ट कर देती है, वो विंस्टन को ले जाके बाथ टब में बैठा देती है। चार्लेट भी फिर विंस्टन के पास आके बैठ जाती है और कहती है, हेनरी क्या मैं अब विंस्टन को निलाना शुरू कर दूं? हेनरी हंसते हुए बोला, हाँ हाँ जरूर आप इन्हें निलाना शुरू कीजिए, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको कुछ भी चाहिए तो प्लीज आप मुझे बुला लीजिएगा। चार्लेट बोली, हाँ ठीक है ओके अब तुम जा सकते हो। और वहीं हम विंसेंट को देखते हैं जो इन दोनों की बातें सुन के तो उसे गुस्सा ही आ रहा होता है। फिर हम चार्लेट को देखते हैं जो हेनरी के वहाँ से चले जाने के बाद वो बढ़ती है विंसेंट के कपड़ों की तरफ और उसके कपड़ों को देखते हुए अपने मन ही मन कहती है, मुझे शायद से पहले उसके गीले कपड़े उतारने चाहिए। लेकिन चार्लेट तो अपने हाथों को पीछे कर लेती है और अपने चेहरे को ढकते हुए कहती है, ओ ये कितनी शर्म की बात है। और वो अपने मन में कहती है, मुझे पता है कि मैंने इसके लिए खुद को तैयार कर लिया था, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा शर्म आ रही है, ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। चार्लेट फिर तो खुद को मोटिवेट करते हुए अपने हाथों को बढ़ाती है और विंसेंट को देख के काफी ज्यादा ब्लश करते हुए अपने मन में कहती है, नहीं मुझे इसे बाहर निकालना ही होगा। और चार्लेट तुम वैसे भी सोचो कि तुम्हारा बीमार हस्बैंड वो कोमा में है और तुम उसे निला रही हो, तो ये बहुत ही ज्यादा आसान काम है। चार्लेट फिर तो अपने आप पे कंट्रोल करते हुए इसकी शर्ट को उतार देती है और अपने मन में कहती
है जब वो पानी में हो तो उसके कपड़े उतारना ये इतना ज्यादा आसान नहीं है, और अगली बार मुझे उसे बाथटब में ले जाने से पहले उनके सारे कपड़े उतार देना चाहिए। चार्लेट फिर तो उठ जाती है और उस बाथटब को देखते हुए अपने मन में कहती है, पानी इतना गहरा है कि मैं उसकी पैंट का बटन ढूंढ नहीं पा रही हूँ। लगता है मुझे अपने हाथों का इस्तेमाल करना होगा। और वो अपने हाथों को बाथटब में डाल के विंसेंट की बॉडी को टच करने लगती है, और वो टच करते करते कहीं और टच कर देती है, और वो शर्माते हुए कहती, आखिर ये क्या है। चार्लेट को जैसे ही समझ में आता है, अपने हाथों को पीछे घसीटते हुए मन में चिल्लाते हुए कहती, क्या वो क्या था, आखिर मैं गलती से उसे कैसे छू सकती हूँ। वहीं हम विंस्टन को भी देखते हैं जिसके की फेस का इंप्रेशन चेंज हो रहा होता है, और चार्लेट उसे देख के और भी ज्यादा ब्लश करने लगती है, और विंसेंट को देखते हुए अपने मन ही मन कहती है, मैं क्या वो, आखिर वो मैंने इसे गलती से कैसे छू लिया। चार्लेट तो फिर एम्बैरसिंग होते हुए विंसेंट की पैंट की तरफ देखती है और अपने मन में सोचती है, अरे नहीं, पानी इतना गहरा है कि मैं उसे उतार नहीं सकती। चार्लेट तो फिर विंसेंट को नहलाने के लिए तैयार हो जाती है और अपने स्कर्ट को ऊपर करते हुए बाथटब पे उतरते हुए कहती है, खैर वैसे भी वो कोमा में है तो मुझे इस चीज के लिए एम्बैरसिंग होने की जरूरत नहीं है। चार्लेट बाथटब में आराम से बैठ जाती है और विंसेंट को देख के हंसते हुए कहती है, ओह इस तरह तो तुम्हें नहलाना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा मेरे लिए। चार्लेट तो फिर शुरुआत कर देती है विंसेंट को अच्छी तरीके से नहलाने के लिए, और वो कपड़े को लेके विंसेंट की बॉडी को अच्छे से रफ कर रही होती है, उसे क्लीन कर रही होती है, और वहीं विंसेंट का फेस भी काफी ज्यादा रेड हो जाता है। चार्लेट भी जैसे ही विंसेंट का फेस देखती है और अपने मन में कहती है, क्या मैं कोई इल्यूजन देख रही हूँ या फिर उसका फेस इतना रेड है। अरे नहीं, या फिर तुम्हारी बॉडी को हॉट फील हो रहा है इसलिए तुम्हारा फेस इतना रेड हो गया है। चार्लेट तो फिर विंसेंट को क्लोज करते हुए हेड टू हेड टच करते हुए कहती है, हम दोनों का तो बॉडी टेम्परेचर सेम है, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें फीवर है। अरे नहीं, क्या मैं अभी कुछ ज्यादा ही सोच रही थी, तुम्हारा फेस अब इतना रेड नहीं लगता है जितना 1 मिनट पहले लग रहा था। ओ ये सब छोड़ो। फिर तो चार्लेट विंसेंट की तरफ ब्लश करते हुए अपने हाथों को आगे बढ़ाती है, उसके फेस को क्लीन करते हुए कहती है, चलो तुम्हारे फेस को क्लीन करना जाए और इस हैंडसम फेस को देखा जाए। और तुम सचमुच बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो, लेकिन ये अफसोस की बात है कि तुम्हें जीवन भर कोमा में ही रहना पड़ेगा। चार्लेट शैम्पू लेते हुए कहती है विंसेंट से, चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी हेल्थ और तुम्हारी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए तुमसे मैरिड के लिए ही मैंने फैसला किया है कि मैं तुमसे मैरिड करूंगी, और इसीलिए मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी कि जिससे तुम्हारा नाम बदनाम हो। वहीं हम विंस्टन को देखते हैं जो चार्लेट की सारी बातें सुनकर ब्लश करता है और धीरे से अपनी आंखों को खोल के चार्लेट को देखता है और बंद कर लेता है। तभी चार्लेट कहती है, ठीक है अब शुरू करते हैं तुम्हें नहलाना। चार्लेट फिर तो शैम्पू लेके विंस्टन के सर को धुलने लगती है और अच्छी तरीके से वॉश करते हुए कहती है, चलो तुम सब बुलबुले बन जाओ, इसके बाद तुम्हारे अंदर से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी। चार्लेट तो बहुत ही अच्छी तरीके से विंसेंट के बालों को वॉश करती है, तभी एक्सीडेंटली उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो सीधा जाके गिरती है विंसेंट के प्राइवेट पार्ट के ऊपर, और इससे हैरान होकर विंसेंट की आंख भी खुल जाती है और वो चौंकते हुए उसे देखने लगता है और फौरन अपनी आंखों को फिर से क्लोज कर लेता है। चार्लेट पीठ को संभालते हुए उठ जाती है और अपने फेस को पकड़ते हुए कहती है, ओह क्या तुम्हें यकीन है कि तुम पिछले 2 सालों से कोमा में हो, तुम्हारी स्किन तो एकदम सॉफ्ट और तुम्हारी मसल एकदम हार्ड है। चार्लेट फिर तो अपने होश में आते हुए अपने हाथों को देखते हुए कहती है, अरे नहीं, जब मैं फिसल कर गिर गई थी तो कहीं तुम्हें चोट तो नहीं पहुंची। और वो फौरन उसके चेस्ट को रफ करने लगती है। और वहीं हम विंसेंट की बॉडी को देखते हैं जहाँ उस जगह का पार्ट काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है और विंसेंट का फेस का लुक भी चेंज होने लगता है। चार्लेट देख के पीछे हट जाती है और डरते हुए कहती है, मुझे इसके लिए माफ करना, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। वहीं बेचारा विंसेंट जो अपने एक्सप्रेशन को पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करता है। चार्लेट को तभी एक झटका लगता है, ब्लश करते हुए विंसेंट की तरफ देखती है और कहती है, अरे नहीं रुको, आखिर मैं किस पे बैठ गई थी। और विंसेंट के इस प्राइवेट पार्ट को देखते हुए कहती है, अरे नहीं, आखिर मैं उस पे कैसे बैठ गई। वहीं बेचारा विंसेंट ये चार्लेट की सारी बातें सुन के तो उसे काफी ज्यादा एम्बैरसिंग फील हो रहा होता है। चार्लेट तभी इसके पास बैठ जाती है और उसे देखते हुए कहती है, मुझे इसके लिए बहुत ही ज्यादा अफसोस है, मैंने तुम्हें वहाँ चोट तो नहीं पहुंचाई होगी है ना। और वही बेचारा विंसेंट अपने आप को काफी ज्यादा कंट्रोल कर रहा होता है। तभी चार्लेट अपनी आंखों को ढककर
इसके प्राइवेट पार्ट को छूते हुए कहती है, अरे तुम ठीक लग रहे हो, ये राहत की बात है। और वही इस चीज से तो विंसेंट को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और काफी ज्यादा एम्बेरसिंग भी। वही बेचारा वेस्टर्न ये सारी चीज से तो उसकी बॉडी पूरी शिवर करने लगती है और उसका फेस भी काफी ज्यादा रेड हो जाता है। फिर हम चार्लेट को देखते हैं जो अपने हाथों को पीछे करते हुए काफी ज्यादा एम्बेरसिंग होते हुए कहती है, अरे नहीं, आखिर मैं क्या कर रही हूँ। चार्लेट की नजर जैसे ही विंसेंट पे आती है और उसके फेस को देख के अपने मन में कहती, हाँ तुम्हारा फेस वो फिर से रेड क्यों हो रहा है आखिर। चार्लेट फिर तो विंस्टन के क्लोज आ जाती है और हैरानी से होते हुए कहती, क्या मुझे दूसरी बार इल्यूजन हुआ है क्या? फिर से तुम्हारा फेस नॉर्मल दिख रहा है। मेरे लिए यही बेटर होगा कि मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी शावर दे दूँ और बेडरूम में ले जाऊँ और हेनरी से कहूँ कि वो तुम्हें अंदर आके चेक करे। फिर सीन चेंज होता है और हम विंस्टन की मॉम को देखते हैं जिसके हाथों में चार्लेट की पूरी इन्फॉर्मेशन की फाइल होती है और उसे देखते हुए कहती है, हेनरी तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? हेनरी बोला, मैम खैर अभी तो मैं इसके बारे में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मास्टर विंसेंट उनकी जो भी प्रॉब्लम है, जैसी कंडीशन है, उससे मिसेस चार्लेट को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कोमा में है। वो तो ऐसा उन्हें ट्रीट करती है जैसे कि वो एक नॉर्मल पर्सन है। और किसी कोमा मरीज को निलाना ये थोड़ी ना आसान है, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से मास्टर को संभाल लिया। और मैडम हालांकि मिसेस चार्लेट न केवल उन्होंने उन्हें अच्छी तरीके से संभाल लिया हमारे मास्टर विंसेंट को, बल्कि वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। वहीं हम विंस्टन की मॉम को देखते हैं जो चार्लेट का बायोडाटा चेक करती है। चार्लेट सू, डेट ऑफ बर्थ 2001, एकेडमिक क्वालिफिकेशन और उसे बैचलर की डिग्री मिलती है और उसका जॉब डिलीवरी वुमेन। और चार्लेट सू की मॉम उसकी तो डेथ काफ़ी पहले हो गई थी क्योंकि उसके डैड का उसके परिवार के साथ बिल्कुल भी नहीं जमता था। उसकी डैड ने दूसरी मैरिड कर ली और उसकी फैमिली द्वारा उसे बहुत ही ज़्यादा सताया जाता था। उसकी एक छोटी बहन और एक सौतेली माँ है जो उसे काफ़ी ज़्यादा बुली करती थी और काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करती थी। और उसकी छोटी बहन जो सोने की खुदाई करती है। हेनरी तभी कहता है, मैडम मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। हालांकि मिसेस चार्लेट न केवल उन्होंने सिर्फ ये दिखाया कि इससे उन्हें कोई परेशानी नहीं है, बल्कि उन्होंने तो मदद के लिए थैंक यू भी कहा। खुश होते हुए कहता है, और मैडम सबसे बड़ी बात कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो तो आसानी से मास्टर विंसेंट को बाथटब में ले जाने में काफ़ी ज़्यादा कैपेबल भी है। मुझे भी ऐसा करने में थोड़ी परेशानी होती है मैडम। तभी विंस्टन की मॉम चार्लेट की फाइल को देखते हुए कहती है, हेनरी क्या ये सही है? लेकिन मुझे लगता है कि क्या वो इसके लिए तैयार होगी? आखिरकार वो अपनी सौतेली माँ और अपनी सौतेली बहन के द्वारा काफ़ी ज़्यादा सताई गई है। और जब उसकी मॉम की डेथ हुई थी तो तभी वो सिर्फ 10 साल की थी। फिर तो वो चेयर पे बैठते हुए कहती है, हेनरी ये तो आम बात है कि ये नॉर्मल बच्चों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन उसके अलावा हम इसी बात से डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि वो अंदर से किस तरह की इंसान है। फिर भी वो अपनी सौतेली बहन से तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। लिंडेसी जब से हम मिले हैं तब से वो मेरे सामने नाटक करती ही आई है। और आखिर उस लड़की को ऐसा क्यों लगता है कि उसका ये चापलूसी पना मुझे पसंद आएगा? हेनरी तभी चाय निकाल के अपनी मैडम को चाय देता है। तभी विंस्टन की मॉम भी चाय लेते हुए कहती है, जैसे ही उस लड़की ने सुना कि विंस्टन कभी नहीं जाग पाएगा और वो कभी भी हमारी फैमिली की अडोरी को नहीं पा सकेगा, तो वो चाय पीते हुए आगे बताती है, ना कि उसने केवल शादी से पीछे हटने की कोशिश भी करी, बल्कि उसने तो मुझसे दहेज भी मांगा और यहाँ तक कि उसने चार्लेट से विंसेंट के साथ मैरिड करने को कहा। थैंक गुडनेस कि वो मेरे घर की बहू नहीं बनी, वरना मुझे तो चिंता करने के लिए समस्याओं की पूरी एक दुनिया ही मिल जाती। हेनरी हंसते हुए बोला, हाँ मैडम आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये तो अच्छी बात है कि आपने मास्टर विंसेंट की विरासत के बारे में उसे ला के बता दिया और उसके सारे प्लान का हमें पता चल गया कि आखिर वो हमारे मास्टर विंसेंट के बारे में क्या सोचती थी। तभी हेनरी हिचकिचाते हुए कहता है, मैडम आपके रिलेटिव ने अभी कुछ समय पहले ही फोन किया था और उन्होंने बताया कि आपकी मॉम अपनी नई पोती के साथ मिलना चाहती है। तो मैडम उन्होंने ये भी कहा कि कल वो फ्री हो गए और मिसेस चार्लेट को इस सिखाने में उन्हें काफी ज्यादा खुशी होगी कि वो आप और मास्टर विंसेंट दोनों की देखभाल कर सके। हेनरी की बात सुनकर तो विंस्टन की मॉम को काफी गुस्सा आ जाता है और उस टी कप को जमीन पे फेंकते हुए कहती है, वो सेमलेट बास्टर्ड लोग,
मानो जैसे उन्हें पता ही नहीं कि आखिर विस्टन उस एक्सीडेंट में क्यों इन्वॉल्व था। और अब वो चार्लेट को सिखाना चाहते हैं कि मेरी देखभाल कैसे करनी चाहिए, वो आखिर खुद को क्या समझते हैं। विस्टन की मॉम तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। गुस्से में टेबल पे हाथ मारते हुए कहती है वो बस मॉम का इस्तेमाल कर रहे एक बहाने के रूप में, ताकि चार्लेट मुझे वहाँ पर शर्मिंदा करने के लिए वहाँ ले जाए। और वो हमें इसलिए परेशान कर रहे हैं क्योंकि इस समय विस्टन कोमा में है और हमारी फैमिली की विरासत को आगे नहीं बढ़ा सकते। तभी वहाँ पे एक मेड आते हुए कहती है मिसिस चार्लेट आपको पूछ रही है मिस्टर हेनरी। हेनरी भी इसकी तरफ देखते हुए कहता है हाँ। तभी ही मैडम कहती है आगे बढ़ो हेनरी, मुझे यकीन है कि चार्लेट के पास तुम्हारे लिए बहुत सारे सवाल होंगे। बोला जी मैम। हेनरी आ जाता है विस्टन के रूम में और दरवाजा खोल के वो तो ये देख के हैरान हो जाता है और वो चार्लेट और विस्टन को देखते हुए कहता है आपने तो उन्हें नहलाना खत्म कर दिया, बहुत बढ़िया मिसेस चार्लेट। चार्लेट भी विंसेंट के बालों को सुखाते हुए कहती है मैं जानती हूँ कि मुझे आपसे अभी बहुत कुछ सीखना है। चार्लेट फिर तो वरीड होते हुए विस्टन को देखते हुए कहती है वैसे क्या आपको लगता है कि वो बीमार हो सकता है? जब मैं अभी उसे शावर दे रही थी तो उसका फेस बार बार रेड हो जा रहा था और मैंने उसका टेम्परेचर भी चेक किया लेकिन मुझे नॉर्मल लगा। क्या आपको लगता है कि हमें इन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए? क्या हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए हेनरी? हेनरी भी फिर विस्टन के पास आ जाता है और उन्हें चेक करते हुए अपने मन में कहता है क्या उनका फेस रेड हो गया था? हेनरी फिर तो चार्लेट को देख के अपने मन में सोचते हुए कहता है 2 साल पहले सारा को उसे छोड़ने के बाद वो किसी दूसरी लड़कियों से नहीं मिले और ना ही उसे कभी लव हुआ दूसरी लड़कियों से। और ये तो दूर की बात है कि कभी भी उन्होंने लड़कियों को देख के अपना इंप्रेशन चेंज किया, ये तो बहुत ही अलग बात है। हेनरी फिर तो चार्लेट और विस्टन को एक साथ देखते हुए अपने मन में कहता है आखिर अभी बाथरूम में क्या हुआ होगा। हेनरी फिर तो आगे बढ़ के चार्लेट से हेयर ड्रायर ले लेता है, कहता है मैं यहाँ से संभाल लूंगा मिसेस चार्लेट, आप थक गई होगी तो आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। अब मिसेस चार्लेट इसके अलावा मैडम कल आपको लू फैमिली के घर में ले जाएंगी और वहां जाने से पहले दोपहर में आपको उनके साथ शॉपिंग करने के लिए आपको ले जाएंगी और आपको इसके लिए बिल्कुल पहले से ही तैयार रहना चाहिए। चार्लेट भी खुश होते हुए वहां से जाते हुए कहती है ओह थैंक यू हेनरी, अब मैं चलती हूँ। चार्लेट वहां से रूम का दरवाजा जैसे ही बंद करके जाती है तभी ही विस्टन अपनी आंखों को खोलता है और हेनरी की तरफ देखता है। हेनरी बोला मास्टर मुझे नहीं लगता है कि मिसेस चार्लेट ने आपको एक्ट करते हुए देखा। विंसेंट भी फिर उठ के बैठ जाता है, अपने सर को पकड़ते हुए अपने मन ही मन कहता है ओ गॉड वो लड़की वो सच में अंधी है। विंसेंट को ऐसा एक्ट करके देख तभी हेनरी कहता है सर क्या आप उससे नाराज हो? ये सुन के तो विंसेंट ब्लश करते हुए गुस्से से अपने मन ही मन कहता है आखिर मैं कैसे नाराज नहीं हो सकता हूँ, उसने मुझे हर जगह छुआ। विंसेंट लेकिन हेनरी से झूठ कहता है नहीं मैं इस पे गुस्सा नहीं हूँ। विंसेंट अपने बेड से उठ जाता है और वहां से जाते हुए हेनरी से कहता है हेनरी हमारे और आदमी को भेजो लू फैमिली के अंदर जासूस करने के लिए, मैं हर समय हर जगह पर नजर रखना चाहता हूँ और हमें जल्द से जल्द अपनी जांच को पूरी करनी होगी और ये पता लगाना होगा कि उन्होंने दादाजी को कहाँ छुपाया है। हेनरी बोला यस सर, मुझे बस थोड़ी चिंता है कि जब मिसेस चार्लेट कल वहाँ पर पहुँचेंगी तो उनके लिए चीजें बहुत ही मुश्किल बनाने की कोशिश करेंगे वो लोग, और वो बहुत ही ज़्यादा काइंड लेडी लगती है और उनके जैसे काइंड लोगों के साथ बहुत ही आसानी से उन्हें ढकेल दिया जाता है इन सब चीज़ों में। विंसेंट भी टेबल पे बैठ जाता है और लैपटॉप को खोलते हुए कहता है हेनरी अगर वो दबाव को नहीं झेल सकती है तो उसे हमारे फैमिली से पूरी तरीके से दूर रहना चाहिए और आखिरकार लू फैमिली में कमजोर लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। फिर सीन चेंज होता है और हमें मॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिंडेसी अपनी मॉम से कहती है कल जो हुआ उसके बारे में सोचकर ही मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है मॉम, अब मैं उस कुतिया को सच में अपनी बातें कह देना चाहती हूँ मॉम। लिंडेसी तो और भी ज्यादा जल बुझ जाती है चार्लेट के बारे में सोच सोच के और उसकी बुराई करते हुए कहती है मॉम वो तो पागल औरत की तरह मुझ पर टूट पड़ी और आपने देखा था वो मुझ पे कैसे भड़क रही थी और उसने मेरे द्वारा किए गए सभी काम को मेरे बारे में मेरे डैड को भी इसने बता दिया मॉम। लिंडेसी तो फिर और भी बातों को सोच के गुस्सा हो जाती है और कहती है मॉम अगर उसने मेरी जगह विंसेंट लू से मैरिज नहीं करी होती तो मैं कसम खाती हूँ कि मुझे उसके इसकी कीमत चुकानी पड़ती। लिंडेसी की मॉम बोली ओ डियर शांत हो जाओ, तुम्हें इतना परेशान क्यों हो रही हो? आखिर तुम्हें क्या लगता है कि वहाँ पर उस फैमिली में क्या वो
अच्छा टाइम स्पेंड कर रही होगी और कौन जानता है कि हो सकता है कि वो एक वहाँ पर कुंवारी विधवा बन जाए। और माइग्रेट से भी निपटना आसान नहीं है, मैंने तो सुना है इसके बारे में वो काफी पावरफुल है और वायलेंस के लिए तो काफी ज्यादा बदनाम है, वो बचपन से ही ऐसी रही है। फिर तो लिंडेसी और उसकी मॉम मॉल में जाते हुए तभी उसकी मॉम बताती है, और मैंने तो इसके बारे में ये भी सुना है कि एक बार जब उसकी बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड को वापस लेकर आई तो उसने उसे पीट कर घर से बाहर निकाल दिया था और चार्लेट को मैरिड करने के लिए मजबूर किया गया था। इसलिए कोई रास्ता नहीं है कि वो उस मेंशन में ऐश कर रही होगी, बल्कि उसका उल्टा वो उस मरीज विंसेंट की देखभाल कर रही होगी। और सच में ये देखते हुए कि वो शायद वहाँ पे अपना मुंह चला रही होगी, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि माइग्रेट ने अब तक उसे कुछ अच्छे थप्पड़ मार दिए होंगे। फिर तो लिंडेसी की मॉम भी हंसते हुए कहती है, मैं जानती हूँ कि माइग्रेट ने अब तक तो उस कुतिया को घर से बाहर भी निकाल दिया होगा। लिंडेसी अपनी सारी मॉम की बातें सुन के हंसने लगती है और वो चिढ़ाते हुए चार्लेट को कहती है, अगर ऐसा हुआ होता तो ये सबसे बड़ी हंसी का कारण बन जाता और वो कुतिया वो उसी के लायक है। लिंडेसी को तभी प्रॉपर्टी की बात याद आ जाती है और काफी ज्यादा गुस्से में कहती है, वो साली कुतिया, मैंने उसकी मरी हुई मॉम की सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम कर लिया, लेकिन वो आखिर में वो मुझसे सारे कंपनी के शेयर ले गई। लिंडेसी की मॉम बोली, ओ डियर शांत रहो, तुम्हारे डैड जब बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाएंगे तो वो 3 दिनों के अंदर उससे वो सारे शेयर वापस ले लेंगे। अगर वो कंपनी के शेयर देने से मना कर देती है तो मैं उसकी मॉम की एकमात्र प्रॉपर्टी उसके सामने लाके लटका दूंगी। इस तरह वो तो आसानी तरीके से एक अच्छी लड़की की तरह वो सारे प्रॉपर्टी के शेयर मुझे लाके वापस दे देगी। सीन शिफ्ट होता है शॉपिंग मॉल के बाहर और वहाँ पे लिंडेसी किसी लड़की को देख के हैरान हो जाती है और अपनी मॉम को कहती है, मॉम क्या वो चार्लेट है ना, क्या मैं सही देख रही हूँ? लिंडेसी तो फिर इस मॉल की तरफ देखते हुए कहती है, मॉम क्या वो डीएसीसी मॉल के अंदर गई है? मॉम क्या तुमने चार्लेट को उस मॉल के अंदर जाते हुए देखा? मैंने तो सोचा था कि उस जगह पे सिर्फ सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव कपड़े मिलते होंगे। लिंडेसी की मॉम भी अपने चश्मे को उतार देती है और उस मॉल को देखते हुए कहती है, ये तो इम्पॉसिबल है, तुम सचमुच उस चीजों को देख रही हो है ना? और वो उस मॉल में कैसे कदम रख सकती है जबकि वहाँ पर कुछ भी खरीदने की वो लायक नहीं है। अपनी मॉम की बातें सुन के कहती है लिंडेसी, लेकिन मॉम मैं कसम खाती हूँ मैंने उसे अंदर जाते हुए देखा और वहाँ की सभी चीजें इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव है कि मुझे भी यहाँ पर सिलेक्ट करने में काफी ज्यादा मुश्किल होती है मॉम, और मैं ये भी सोचती हूँ कि मैं यहाँ पर अपने पैसे खर्च करूँ या नहीं। लिंडेसी की मॉम बोली, ठीक है चलो चलकर अंदर ही देख लेते हैं। उस जैसी गरीब कुतिया के लिए यहाँ पर खरीदारी करना क्या ये उसके लिए एक सपने जैसा नहीं है? फिर हम लिंडेसी को देखते हैं, वो उसी मॉल के अंदर आ जाती है और वो चार्लेट को देखते हुए कहती है, ओह तो सचमुच ये वही है, लेकिन कैसे? फिर तो लिंडेसी और उसकी मॉम चार्लेट के पास आ जाते हैं। तभी उसकी मॉम कहती है, उसके पास ऐसे एक्सपेंसिव मॉल में से खरीदने के लिए उसके पास क्या पैसे भी होंगे? फिर तो लिंडेसी भी चिढ़ते हुए कहती है, वो अपने शेयर को इतनी आसानी से मनी में ट्रांसफर नहीं कर सकती है। और मॉम क्या आपको लगता है कि वो यहाँ पे डिलीवरी करने आई है? लिंडेसी की मॉम बोली, चलो हम इसके बारे में जांच करते हैं। अब जब वो उस फैमिली का हिस्सा बन गई है तो लू फैमिली उसे डिलीवरी करने तो नहीं देगा। लू फैमिली तो उस बीच को कभी भी इसकी परमिशन नहीं देगी। लिंडेसी भी हंसते हुए कहती है, ओह मॉम मैं समझ गई। लिंडेसी फिर तो आगे बढ़ जाती है ताकि वो चार्लेट की बेइज्जती कर सके और उसके पास जाते हुए कहती है, हेलो चार्लेट, तुमसे यहाँ मिलकर खुशी हुई मुझे। तभी 2 लड़कियां भी उनकी तरफ देखने लगती है और लिंडेसी हंसते हुए कहती, आपको शायद ये प्रिटेंड नहीं करना चाहिए कि तुम अमीर हो, और तुम क्या जानती हो वैसे भी तुम यहाँ की कोई भी चीजों को खरीद नहीं सकती हो। और फिर वो चार्लेट की बेइज्जती करने लगती है। लिंडेसी की ये बात सुन के तो पीछे वो दोनों लेडीज चार्लेट को देखने लगते हैं। जैसी तो फिर वहाँ के स्टाफ को कहती है, अरे तुम दोनों को जल्दी से अपने कपड़ों को उतार कर रख लेना चाहिए, नहीं तो मेरी बहन उन्हें गंदा कर देगी। चार्लेट तो लिंडेसी की बातों को एकदम इग्नोर मारती है और आगे कपड़े को देखते हुए कहती है, मैं देख सकती हूँ कि तुम अभी भी मेरी इंसल्ट कर रही हो लिंडेसी। फिर तो चार्लेट के सामने उसकी सौतेली मॉम भी आते हुए कहती है, लिंडेसी तो सिर्फ तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रही है ताकि तुम्हें पता चल सके कि एक मैरिड लेडी को कैसा बिहेव करना चाहिए, आखिर तुम इतना रूड क्यों बन रही हो। तभी ही विंसेंट की मॉम मार्गरेट कहती है, अरे अच्छा
तो तुम दोनों क्या चाहते हो आखिर? और तुम क्या मेरी डॉटर इन लॉ को लेक्चर देने की कोशिश कर रही हो? लिंडेसी की मॉम तो उस आवाज को सुन के घबरा जाती है और घबराते हुए सामने देखती है, क्या मिसिस मार्गरेट? फिर तो मार्गरेट भी फिर उसे एटीट्यूड में देखने लगती है। तभी लिंडेसी की मॉम घबराते हुए कहती, ओ आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मार्गरेट बोली, मैं अपनी डॉटर इन लॉ के साथ शॉपिंग करने आई हूँ, क्या कोई प्रॉब्लम है? मार्गरेट की बात सुन के तो लिंडेसी को एक झटका लगता है और अपने मन ही मन गुस्सा करते हुए कहती है, वो बुढ़िया डायन चार्लेट को इतनी आलीशान मॉल में सिर्फ शॉपिंग कराने के लिए लेकर आई थी। फिर तो लिंडेसी चार्लेट को देख के और भी ज्यादा जेलसी फील करते हुए अपने मन में कहती है, क्या उसे चार्लेट को पहले दिन से ही नफरत नहीं करनी चाहिए थी? और आखिर वो चार्लेट के साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रही है? लिंडेसी तो ये सोच सोच के जल भुन जाती है और अपनी मुट्ठियों को क्लिंच करते हुए कहती है, नहीं, मैं इस पर बिलीव नहीं कर सकती हूँ, मैं इस चीज से इनकार करती हूँ। वहीं हम दूसरी तरफ चार्लेट की सौतेली मॉम को देखते हैं जो मार्गरेट को मस्का मारते हुए कहती है, ओ मेरी बेटी को इतना प्यार दिखाने के लिए थैंक यू मिसिस मार्गरेट, मैं आपके ग्रेटिट्यूड को देख सकती हूँ। फिर तो लिंडेसी की मॉम मार्गरेट से हाथ मिलाने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाती है। तभी मार्गरेट तो उसे इग्नोर मारते हुए अपने हाथ को दूर करते हुए कहती, ओ अच्छा तुम्हारी बेटी, क्या तुम्हें यकीन भी है कि तुम उसकी मॉम बनने के लायक हो? आखिरकार तुमने उसकी फैमिली में उसकी जगह लेने की कोशिश करने के लिए उसकी असली मॉम को गुस्से से मारने के लिए मजबूर कर दिया। तुमने तो उसकी असली मॉम को इतना परेशान कर दिया कि वो खुद से अपनी जान ले ले, है ना? वही हम चार्लेट को देखते हैं जो मार्गरेट की बात सुन के वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और उसके लिए वो काफी ज्यादा खुश भी हो जाती है कि उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। वही हम लिंडेसी और उसकी मॉम को देख सकते हैं जो इस बात को सुन के दोनों हैरान हो जाते हैं और लिंडेसी की मॉम तो घबराते हुए कहती है, क्या आखिर आप क्या कह रही हो? तभी हम उसी मॉल में कुछ लेडीज को देखते हैं जो उनकी बातों को सुन के कहती है, ओह उस लेडी को देखो, वो तो ऐसे अपने आप को दिखा रही थी कि वो कितनी ज्यादा अच्छी मॉम है। उसे देख के हुए मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि वो घर तोड़ने वाली लेडी है। फिर तो ब्राउन हेयर वाली भी कहती है, उसे देखो वो कितनी ज्यादा सेमलेस वुमेन है, उसने ना किसी के परिवार को तोड़ा बल्कि वो अपनी सौतेली बेटी को भी बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। जैसे कि मॉम तो उन लेडीज की बातों को सुन के काफी ज्यादा गुस्से से चार्लेट को देखते हुए अपने मन ही मन कहती है, उस चार्लेट ने जरूर उस बुढ़िया डायन को सब कुछ बता दिया होगा। फिर तो लिंडेसी भी अपनी मॉम की इंसल्ट को सुनते हुए आगे बढ़ते हुए कहती है, तुम बुढ़िया। तभी उसकी मॉम उसे रोक लेती है, रुक जाओ। फिर तो लिंडेसी की मॉम भी प्रीटी बनते हुए कहती है, ओ मिसिस मार्गरेट, मुझे लगता है कि हमें कुछ गलतफहमी हुई होगी। मार्गरेट तो फिर से इग्नोर मारते हुए कपड़े को देखते हुए कहती है, अगर तुम यहाँ शॉपिंग करने के लिए नहीं आई हो तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर तो चार्लेट भी अपनी सौतेली मॉम को देखती है और फिर आपस में फिर से मॉल में फुसफुसाहट की आवाज आने लगती है उन लोग की बुराई की। तभी लिंडेसी गुस्से से अपने मन में कहती है, अब तुम बहुत ही आगे निकल गई हो बुढ़िया डायन। फिर हम लिंडेसी को देखते हैं जो अपनी इंसल्ट को सह नहीं पाती है और उस स्टाफ के सामने आके कहती है, ऑफ कोर्स हम यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए हैं। हे सुनो, जो तुम उसे दिखा रही थी सेम मुझे भी वैसे ही चाहिए। लिंडेसी की ये बात सुन के तो चार्लेट और वो स्टाफ दोनों हैरान होते हुए उसे ही देखने लगते हैं। वहीं पे दूसरी स्टाफ भी जाती है, ओ मिसेस लू, क्या हम इसे भी पैक कर ले? और ये देख के तो लिंडेसी की जल बुन जाती है और वो काफी ज्यादा जेलसी फील करने लगती है। मार्गरेट तभी उसे और कुछ कपड़े देते हुए कहती है स्टाफ से, हाँ ये लो, ये सब पैक कर दो, ये सब मेरी डॉटर इन लॉ के लिए है। फिर तो लिंडेसी भी बीच में टपकते हुए स्टाफ से कहती है, मैं भी उन सभी कपड़े को चाहती हूँ। फिर तो उसकी मॉम उसे गुस्से से देखते हुए कहती है, ये बहुत सारे कपड़े हैं लिंडेसी। वही हम स्टाफ को भी देखते हैं जो काफी सारे कपड़ों की बिक्री देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है, अपने मन ही मन कहती है, ओ भाई पैसा ही पैसा होगा। लिंडेसी तभी अपनी मॉम से कहती है, मैं इन्हें खरीद सकती हूँ मॉम, इससे मेरी जेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तभी लिंडेसी को आके एक स्टाफ बताती है कि सिर्फ इन 6 कपड़ों के प्राइस ही है $370,000 मिसेस सू। फिर तो हम लिंडेसी को देखते हैं जो इस प्राइस को सुन के तो उसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है और अपने मन ही मन कहती है, क्या $370,000, ये तो दिन दहाड़े दिखाती है। तभी स्टाफ कहती है, मिस सू क्या हम पैक कर दे? और ये सुन के तो लिंडेसी की तो हवाई टाइट हो जाती है और वो घबराते हुए अपने मन में कहती है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास तो लास्ट अमाउंट $1 लाख ही है।
फिर तभी वापस से स्टाफ मिर्च मसाला मारते हुए कहती है, मिसेस सू, अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें बहुत ही महंगी है तो आप उन्हें हटा सकती है। फिर तो ये सुनकर लिंडेसी भड़कते हुए कहती है, आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैं तो बस अपना क्रेडिट कार्ड घर पे ही भूल गई हूँ बस। फिर तो माइग्रेट भी लिंडेसी के पास आते हुए कहती है, ये शॉप तो तुम्हारे फेस को स्कैन करने से भी तुम यहाँ पर पे कर सकती हो और यहाँ पर इस शॉप पे ये परमिशन भी है, क्या तुम ये जानती हो? ये सुन के तो लिंडेसी उस माइग्रेट के ऊपर काफी गुस्सा करने लगती है। तभी इसकी मॉम आगे बढ़ते हुए अपना कार्ड देते हुए कहती है, लो मेरा कार्ड इस्तेमाल करो। और वैसे भी बहुत टाइम हो गया है कि जब से मैंने अपनी बेटी को कपड़े नहीं खरीदे हैं और अब ऐसा करने के लिए ये राइट टाइम है। फिर तो शॉप की स्टाफ भी उस कार्ड को ले लेती है और स्वाइप करते हुए कहती है, आई एम सॉरी मैम, लेकिन इन तीनों कार्ड को स्वाइप करने के बाद भी आपके पास $15,000 कम है। ये सुन के तो लिंडेसी और उसकी मॉम को काफी ज्यादा इंसल्ट फील होता है। तभी वही दो लेडीज हंसते हुए कहती है, ओह तो पता चल गया कि वो सिर्फ रिच बनने का नाटक कर रहे थे। लेडीज की ऐसा मजाक देख के तो लिंडेसी की मॉम कहती है अपने बचाव में, मैं तो बस इतना ही कैश लाना भूल गई थी, बस इतनी सी बात है, मैं अपने ड्राइवर से लेकर अभी तुम्हें देती हूँ। लिंडेसी भी अपनी इतनी इंसल्ट देख के वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चार्लेट को घूरते हुए देख के अपने मनी मन कहती है, मेरी इस तरह की इंसल्ट हुई है तुम्हारी वजह से चार्लेट, मैं तुमसे इसका बदला लूंगी। ये कह के तो लिंडेसी उसकी मॉम उस शॉप से चले जाती है और वहीं हम चार्लेट को देखते हैं जिसकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं और मैग्रेट तो उसे हैरान होते हुए कहती है, तुम मुझे इस तरह देख के क्यों रो रही हो चार्लेट? चार्लेट तो फिर काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है, मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू आपका। ये सुन के तो माइग्रेट चार्लेट को शॉपिंग बैग पकड़ाते हुए कहती है, अगर तुम सच में मुझे थैंक्स कहना चाहती हो तो जल्दी से जल्दी मुझे एक मेरा ग्रैंडसन दे दो। ये सुन के तो चार्लेट काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें लू फैमिली का रेजिडेंस सी दिखाया जाता है जहाँ माइग्रेट चार्लेट से कहती है, आज रात तुम्हारी वेडिंग की फर्स्ट नाइट है और चार्लेट मैं तुमसे यही उम्मीद करती हूँ कि तुम अपनी पूरी कोशिश करो। माइग्रेट आगे चार्लेट से कहती है, हमारी फैमिली की विरासत अब तुम पर निर्भर करती है चार्लेट। माइग्रेट तो फिर चार्लेट को अपने साथ विंसेंट के रूम के बाहर ले आती है और उससे हंसते हुए कहती है, मैं अपने ग्रैंडसन को अपनी बाहों में लेने के लिए इंतजार नहीं कर सकती हूँ चार्लेट। चार्लेट भी रिप्लाई में ब्लश करते हुए कहती है, ठीक है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। माइग्रेट के वहां से चले जाने के बाद चार्लेट भी रूम में आ जाती है और दरवाजा को बंद कर देती है। विंसेंट को देख के तो काफी ज्यादा ब्लश करते हुए अपने मन में कहती है, क्या सचमुच अब हम ऐसा करने जा रहे हैं? चार्लेट भी फिर विंसेंट के पास आ जाती है और बेड पे बैठ जाती है। उसको देखते हुए अपने मन में कहती है, मैं कैसे स्टार्ट करूँ? बेचारी हमारी चार्लेट, वो तो काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और अपने मन में कहती है, ओह मैं इतनी ज्यादा नर्वस क्यों हो रही हूँ, मेरा हार्ट वो काफी तेजी से धड़क रहा है, ओ नहीं आखिर मुझे क्या करना चाहिए। वहीं हम विंसेंट को भी देखते हैं जो अपने मन में यही सोचते हुए कहता है, मैं उस लेडी के लिए ऐसा फील कैसे कर सकता हूँ जिससे मैं अभी अभी मिला हूँ और मैं उसके साथ ये सब नहीं कर सकता। विंसेंट अपने मन में ये सब बातें कह ही रहा होता है, तभी सडनली चार्लेट आगे बढ़ते हुए उसे किस कर लेती है और वो ये देख के तो विंसेंट भी हैरान होते हुए उसे देखने लगता है और वो साथ ही में काफी ज्यादा ब्लश भी करने लगता है और साथ ही में हमारी चार्लेट भी काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है और वो विंसेंट को और भी ज्यादा डीपली किस करती है। फिर तभी चार्लेट पीछे हटते हुए काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और वो विंसेंट को देख के अपने मन में कहती है, वैसे देखो तो वो बेहोश है और मुझे इतना घबराने की जरूरत नहीं है। चार्लेट तो फिर अपने आप को मोटिवेट करते हुए कहती है, चलो चार्लेट तुम ये कर सकती हो। फिर वो आगे बढ़ते हुए विंसेंट की शर्ट की बटन खोलने लगती है और उस शर्ट को निकाल देती है और उसकी बॉडी को देख के काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। चार्लेट तो अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहती है, शांत हो जाओ चार्लेट, तुम बस उसके साथ नाइट स्पेंड करने वाली हो, बस इतनी सी बात है। चार्लेट तो फिर विंस्टन के क्लोज चली जाती है और फिर अपने मन में कहने लगती है, नहीं मैं ये नहीं कर सकती हूँ, ये मेरे से नहीं हो सकता है। और वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए काफ़ी ज़्यादा घबराने भी लगती है। साथ ही साथ चार्लेट फिर तो बेड की दूसरी साइड घूम जाती है और अपने फेस को छुपाते हुए कहती है, नेक्स्ट टाइम हम करेंगे। चार्लेट तो फिर बेड पे रोल होते हुए कहती है, अरे
मुझे बिलीव है कि नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा ज़रूर कर पाऊँगी। और ये सुन के तो विंसेंट भी ब्लश करने लगता है। तो फ्रेंड, ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इसका नेक्स्ट चैप्टर तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो फटाफट से कमेंट करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। लाइक करा करो यार, बहुत कम लाइक करते हो आप लोग। एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। बाय बाय।